अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ जर्मनी के स्टूडियो से ईद के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का ताज़ा मुख्तसर बुलेटिन आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली खबर के लिए आपको हम इराक़ की जानिब लिए चलते हैं। इराक़ के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल ख़ादमी ने कहा है कि दाइश के ख़िलाफ़ जंग अब खुद लड़ सकते हैं, इसलिए अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं रही। एक इंटरव्यू में इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल ख़ादमी ने मुल्क की अहम पॉलिसियों और अमरीका से ताल्लुक़ात के हवाले से अहम गुफ्तगू की। और ये इंटरव्यू अमेरिकी सदर जो बाइडन की वाइट हाउस में मुलाकात से एक हफ्ते कबल किया गया, और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि दाइश के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी हासिल कर ली है और शिद्दत पसंद सुकड़ कर एक मुख्तसर इलाके तक महदूद हो चुके हैं, इसलिए इराक़ में अब अमेरिकी फ़ौजी दस्तों की ज़रूरत नहीं है। नीज़ जब उनसे पूछा गया कि अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला का टाइम फ्रेम आपके जहन में कोई है, तो उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते अमेरिकी सदर से मुलाकात में अमेरिकी दस्तों की किसी और मुल्क मुंतकिली या वतन वापसी के तरीक़ाकार और टाइम फ्रेम का फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस, इटली और बरतानिया में भी कोरोना वैक्सीनेशन, फिर सख्त SOPs और लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हज़ारों अफराद ने शदीद एहतजाज किया और जो कोरोना के हवाले से बंदिशें हैं उनके ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। और तफ़सीलात उसकी ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कोरोना लॉकडाउन के ख़िलाफ़ शुरू होने वाले मुज़ाहरे आलमी तहरीक में तब्दील हो चुके हैं और वैक्सीन न लगवाने और लॉकडाउन में नरमी के ख्वाहिशमंद हज़ारों अफराद ने लंदन, पेरिस और रोम में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए, जिनके दौरान मुज़ाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई हैं। सबसे बड़ा मुज़ाहरा फ्रांस में किया गया, जिसमें 1,60,000 अफराद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें SOPs में नरमी के नारे दर्ज थे। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुज़ाहिरीन को मुंतशिर किया। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से आपको खबर लिए चलते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं और बहुत सारी खबरें फैली हुई हैं, और उनमें से एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि अमेरिका के 20 साला अफ़गानिस्तान में क़याम के दौरान अफ़गानी बाशिंदे जो अमेरिकी फ़ौज के लिए काम करते थे, खा वो तर्जमान थे ज़ुबान के हवाले से या किसी और हवाले से उनकी मुआवनत किया करते थे, अब अमेरिका के अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाने के बाद वो अपने आप को बेयारो मददगार समझते हैं और अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़तरों की ज़द में हैं। और इस हवाले से पूरी दुनिया में उनकी डिस्कशन की जा रही है, जैसे कि हफ्ते को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने यह कहा है कि लाखों अफराद अफ़गानिस्तान से जर्मनी मुंतकिल होना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें जर्मनी मुंतकिल होने देने का मौका फ़राहम नहीं कर सकते, हमारी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। और लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने उनकी मुंतकिली और आबादकारी के करोड़ों डॉलर के हंगामी फंड्स जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफ़गान मुहाजिरीन की आबादकारी की गैर मुतवक्किल सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौरी तौर पर $10 करोड़ का फ़ंड मुख्तस करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से वाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि इस फंड से 14 साला जंग में अमरीकी अफवाज की मदद करने वाले अफ़गान शहरियों को खुसूसी इमिग्रेशन वीज़ा और अमेरिका में सुकूनत के इंतजाम भी करके दिए जाएंगे। मज़ीद ये कि इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमरीकी सरकारी एजेंसियों को इन्वेंट्रीज़ की खिदमात के सिलसिले में मज़ीद $2 करोड़ जारी करने की मंजूरी भी दी जा चुकी है। नाज़रीन, अमेरिका के हवाले से एक और ख़बर यह है कि अमेरिका के हिज़्ब इख्तिलाफ ने ये ख़बर ब्रेक की है कि अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन, जो 80 साल से ज़ायद उम्र के हैं, दिमाग की कमज़ोरी में मुब्तला हैं और उसके बायस उन्हें भूल जाने का मसला दरपेश है, और ख़दशे का इज़हार किया गया है कि ये बीमारी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा सकती है। जो वाइट हाउस के साबिक़ डॉक्टर रोनी जैक्सन हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि उनकी जो बीमारी है सदर की, वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और उसके ठीक होने के इम्कानात तकरीबन मादूम हैं। और इस हवाले से जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो मुतालबा कर रहा है कि अमरीकी सदर को इस हवाले से अवाम को हकीकत से आगाह करना चाहिए। नाज़रीन, उसके अलावा सैलाब के हवाले से आप जानते हैं कि तबाहकारियाँ अपने उरूज पर हैं। जर्मनी दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में से एक है, और यहाँ पर भी 170 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और करीबन 1000 अफराद लापता हैं। तो एक बहुत बड़ा सानहा है और इस सदी का अब तक का सबसे बड़ा होलनाक सानहा इसको गिना जा रहा है, जबकि बेल्जियम और जर्मनी वगैरह के जो इलाके हैं उनमें ये चीज़ बड़ी वजाहत से अब ये सरेआम कही जा रही है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस इलाके को अब तक की सबसे बड़ी तबाहकारी का सामना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और उसको वापस लाने में कई साल दरकार होंगे, और कहा यह जाता है कि 1.3 बिलियन यूरोज़, आप कह सकते हैं करीबन $2 बिलियन
کا نقصان اب تک ہو چکا ہے۔ جی ناظرین، اب اگلی خبر کے لیے اور اس پر تجزیے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے سید منیر جاوید صاحب کو۔ آپ ایک ماہر تجزیہ نگار ہیں اور ایک وسیع تجربہ اور وسیع نگاہ آج کل کے حالات پر رکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم چلتے ہیں اور بلاتے ہیں جناب سید منیر جاوید صاحب کو۔ السلام علیکم منیر جاوید صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ منیر صاحب، آپ کو پہلی دفعہ آج ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کے تجزیے سنتے رہتے ہیں اور آپ کے تجزیوں کی بہت ساری تعریف ہم نے سنی ہے۔ آج ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ آج ہمارے پاس آپ پروگرام میں تشریف لائیے گا۔ 2-3 خبریں ہیں جس پر ہم آپ کا تجزیہ لینا چاہیں گے۔ پاکستان میں جو اس وقت فضا ہے کچھ دہائیوں سے کہ وہاں پر ہر شخص اپنا ایک روب اپنے علاقے میں رکھنا چاہتا ہے اور نمود و نمائش میں اور خام خواہ جھوٹی انا کے چکر میں انسانی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور کراچی جو ہے وہ اس حوالے سے کافی مشہور رہا ہے۔ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ خواجہ اظہار الحسن کے جو گارڈ ہیں انہوں نے بھی چھوٹی سی معمولی سی ایک بات کے اوپر ایک ڈیلیوری بوائے کے اوپر حملہ کیا ہے اور فائرنگ کی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، خواجہ اظہار اللہ اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ تو انہوں نے آ کے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کنٹرول کیا، کچھ مدد بھی کی ہے، پیپل پارٹی نے مدد کی اس کو کنٹرول کرنے کی۔ ادروائز یہ ان کے تو عام تھا، یہ والا سلسلہ جو تھا نا یہ عام تھا، اب کافی کنٹرول ہے، وہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے کیونکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والا چکر، وہ گن مین سمجھتے تھے خواجہ اظہار ہمارے پاس ہے، اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھا اور سینیٹر بھی تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور سیکٹر انچارج بھی تھا۔ اس کے بڑے تعلقات رہے ان انڈر ورلڈ کے ساتھ، انہوں نے بھی کر دیا۔ بظاہر جس طرح وہاں پہ پیپل پارٹی کہہ رہی کہ وہ ڈائریکٹ انوالو تھا، وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا، لیکن اس کے اثر کی وجہ سے، اثر اور رسوخ کی وجہ سے انہوں نے کیا، اور اس کی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ کراچی ہمارا ہب ہے پاکستان کا، اور وہاں پہ اگر اس طرح کی چھوٹے چھوٹے واقعات ہونے شروع ہو جائیں تو پھر تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہوگی نا۔ ہماری ساری امپورٹ کراچی سے ہی آتی ہے، اور جب وہاں پھر حالات پہلے جیسے ہو جائیں گے 15-20 سال یا 25 سال پہلے والے، تو وہ تو پاکستان کے لیے بہت سخت قسم کے ناسور بنے گا۔ بہت شکریہ منیر صاحب۔ اب اگلی جو خبر ہے جس پر ہمیں آپ کا تجزیہ درکار ہے وہ یہ ہے کہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ یہ داسو ڈیم کا جو واقعہ ہے اس بارے میں حکومت پاکستان نے بہت وضاحتیں دینے کی کوشش کی ہے اور چین کو بار بار یقین دہانی کروائی ہے کہ اس کے جو ورکرز ہیں، ان کی جو کمپنیز ہیں، ان کی حفاظت کی جائے گی، اور بڑے لمبے عرصے سے ایک قسم کی ہائیسٹ سیکیورٹی پروفائل میں ان کو رکھا گیا تھا۔ اس کے باوجود یہ واقعہ کیسے وقوع پذیر ہوا، کیا اس کی تفصیلات ہے، کچھ اگر اس بارے میں آپ بتا سکیں؟ اس کے اصل میں اس کو دیکھنا پڑے گا، پہلے بلوچستان کا جو ایریا ہے کتنا وہ خطرناک ایریا، اور پہاڑ اور گہری کھائیاں، وہاں پہ سیکورٹی والے ہمارے بھرپور طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اور اس کو شاہ جین بگٹی بھی اسی سلسلے کی ہے، کیونکہ اس کا جو سوتیلا بھائی برامدہ بگٹی ادھر سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہے، میں اس کو ملا ہوا بھی، اس کی برین واشنگ کی ہوئی ہے رہا نے وہاں پہ۔ پھر یہ کسی وقت بھی یہ کچھ ہو جاتا ہے۔ افغانستان کا بارڈر بار بار وہ اچکزئی کہتا ہے جی نرم کرو، کھولو، وہ پہاڑوں سے پھر آ جاتے ہیں۔ جو انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں ادھر دہشت گرد بنتے، وہ عام بندے نہیں ہوتے، یا عام وہ اسمگلر نہیں ہوتے، جو بچے نہیں ہوتے، وہ ٹرینڈ لوگ آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بھرپور طریقے سے تھوڑا سا سیکورٹی لیب ضرور ہوا۔ تو چائنا میں گئے ہوئے ہمارے وزیر خارجہ صاحب، وہاں پہ نئی پلاننگ لائیں گے، اور مستقبل میں میرا خیال ہے کہ چائنیز انٹیلیجنس نے ہی یہ ٹریس کر کے دیا تھا جو بندے گرفتار ہوئے ہیں، تو وہ ادھر کام کرے گی، کیونکہ ان کی شنگھائی بینک کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور سی پیک کے والے سے بھی بڑا پاکستان کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہے، لیکن دشمن کو نہیں یہ بات ہے، اوپنلی کہتا پھر رہے انڈیا میں۔ آپ دیکھیں ان کے منسٹر کہتے پھر رہے ہم نے بلوچستان آزاد کروا کے دم لینا، اور انہوں نے بندے آپ نے دیکھا گلالئی اسماعیل اور یہ وہ جو 2-4 بندے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ادھر یورپ میں وزٹ کرتے ہیں باقاعدہ، اور بلوچیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو جو قائل کرتے ہیں۔ یہ گئے میں اب نئی پالیسی آئے گی، 2 دن کے لیے تو انہوں نے بند کیا تھا، وہ اپنی اسٹریٹجی نے بنا رہے تھے نئی والی، جس کی وجہ سے انہوں نے تو جو دوسرا تھے
जो मीडिया खरीदा हुआ है इन्होंने, राह ने जो खरीदा हुआ, वो कह रहे थे जी उन्होंने बंद कर दिया, प्लानिंग में नहीं। अगले दिन उन्होंने वहां पे नोटिस बोर्ड लगा दिया था, सिक्योरिटी मैयर हो गए थे 2 दिन। जब इतनी बड़ी उनके इंजीनियर मरेंगे, उनका हक भी है कि वो इसको अपनी सिक्योरिटी को महफूज करें। वो प्लानिंग बनी हमारे इधर, बाजवा साहब जो आसम बाजवा साहब हैं, वो चीनी सदर की रिकमेंडेशन पे लगे हैं। वो आसम बाजवा साहब ने या मौजूदा कमर बाजवा साहब रहील शरीफ ने नहीं लगाए, उनकी उन्होंने एज ए कोर कमांडर वर्किंग देखी थी। तो चीनी सदर ने कहा था ये बंदा ठीक है, फिर जो है ना हमारे अपने मफादात भी तो उनके थे ना, तो वो ये ख्याल रखेगा। इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है तो उसके लिए ऐसा बंदा चाहिए था। लोग बाजवा साहब का, आसम बाजवा साहब का रिजाइन मांग रहे थे। ये रूटीन कहाँ नहीं ये होता। तो अब गए में आज नई प्लानिंग और नई गाइडलाइन लेके आएंगे कुरैशी साहब, तो फिर इंशाल्लाह ताला फायदा ही होगा उसका, कोई नेगेटिव इसमें। आपको क्या लगता है कि सीपैक का पाकिस्तान में फ्यूचर है क्या? सीपैक क्या है, हमारी लेबर लगेगी, गो के इन्वेस्टमेंट है, चाइना की है सारी, लेकिन हमारी तो बेरोजगारी बड़ी अच्छी है। ये बलोची वैसे ही शोर डाल रहे हैं। सीपैक आप देखे कितना लंबा चल रहा है, पूरे बलोचिस्तान से होके जा रहा है, क्रॉस करता है। उसके साथ बाकी सर्विस लेने भी आके मिलेंगी और वहां पे इंशाल्लाह ताला। और मैं तो इसके बारे में ऑटोमोबाइल वाले वकार शफी साहब, ईगल मोटरसाइकिल वाले, उनको मेरे दोस्त भी हैं, मैंने उनके साथ काम भी किया। वो करते हैं हम अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी दे, श्योरिटी दे, तो हम अपनी जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और शंघाई बैंक हमें आसान किस्तों पे कर्जे दे, या पाकिस्तानी बैंक अगर दे सकते हैं 2% 3% पे, हम उधर इंडस्ट्री लगाएंगे। जिस तरह हतार में बनाई थी, इसी तरह इधर इंडस्ट्रियल जोन सीपैक के इर्द गिर्द बनेगा, तो इंशाल्लाह ताला बड़ा पाकिस्तान को उसका फायदा होएगा। आप इससे अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान के दुश्मन उसके खिलाफ है। मुनीर साहब, ये एक बहुत अहम बात बताइएगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा उसके मुतालिक खबरें और डॉक्यूमेंट्रीज चलाई जा रही हैं, और यूरोपियन मीडिया ने पिछले दिनों 1.25 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई है और ख़ास तौर पर उसको उर्दू में डब करवा कर नशर करवाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि चूंकि श्रीलंका चाइना के कर्ज़ों की अक्सात नहीं दे सकता था, तो चाइना ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें कर्जा वापस ना करें, बस सिर्फ अपना ये जो बंदरगाह है और इसके साथ साथ का 60 किलोमीटर का इलाका हमें 100 साल लीज पर दे दें। तो उसके खिलाफ अब चाइना में बड़े मुजाहिरीन भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उस इलाके के आसपास बड़ा फसाद फैलाया जा रहा है। तो क्या आप देखते हैं कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को जो कर्जे मिल रहे हैं, पाकिस्तान इस काबिल हो सकेगा कि वो इन कर्जों को उतारे, या पाकिस्तान का हशर भी चाइना के कर्जों के साथ वही होगा जो श्रीलंका का हुआ है कि पाकिस्तान कर्जे नहीं उतार पाएगा और फिर पाकिस्तान को ये इलाके, चाइना को 100 साल उनको इख्तियार दे दिया जाएगा उन इलाकों का? हाँ, इख्तियार तो जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो तो उसका इख्तियार तो उनके पास होएगा ना। इधर जब ये मोटरवे आपने देखा नवाज शरीफ ने बनाई थी, तो कोरियन इधर आके बैठे हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने गिरवी रखने शुरू किए। मोटरवे जो पूरे कराची तक जाता है, शुरू में कोरियन थे वहां पे, फिर तुर्की आ गया। तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी होती है ना। पाकिस्तान में करप्शन की वजह से, और करप्शन को, करप्ट लोगों को मगरब मीडिया जो है या मगरब के ममालिक जो है वो शेल्टर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे वो कामयाब नहीं हो सका था। अब वो प्राइवेट तौर पे चल रहा है। और ये चाइना, अगर आप कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जी ये उसको चाइनीज इसको कंट्रोल करेंगे, जब जिसकी इन्वेस्टमेंट है वो तो सर उनका हक भी तो है ना। पाकिस्तान गिरवी नहीं रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान बड़े आसान है पे लगा, ये कोई एक गवर्नमेंट थोड़ा ही, इसका क्रेडिट जरदारी भी लेता है, इसका क्रेडिट मुशर्रफ भी लेता है, इसका क्रेडिट मुस्लिम लीग भी लेती है। अब ये तो मुशर्रफ के दौर में ही हुआ था ना जी। हाँ जी, तो हर कोई क्रेडिट ले रहा। तो अगर कहीं भी इसमें झोल होता या कहीं भी इसमें पाकिस्तान के खिलाफ होता, तो अभी भी है, फोरम खुले में जाएं, आप कोर्टों में केस करें, जो भी इस तरह के मामलात हैं। मुनीर साहब, थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं, अगली खबर की जानिब चलते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा ने खबर दी है कि तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, कालादम तहरीक तालिबान के हवाले से। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्यों करेंगे? पहले वजह तो बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा ये भी तो बताएं ना, वजह तो बताएं। असल में उनको शक है कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान ये करवा रहे हैं हंगामे या कैप्चर किए जा रहे हैं इलाका, उनके ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं। तो वो पाकिस्तान, अगर वो ये बात सच भी मान लें, तो तालिबान हमारे पे क्यों करेंगे जी अटैक?
दूसरा ये इधर इंडियन मीडिया चला रहा है जी, वो जो पाकिस्तान लवर जो हैं, ये तालिबान वो उधर कर रहे हैं और ISIS की मदद कर रहे हैं। प्रूफ कोई इंडिया देता है नहीं, जुबानी बताता। हम जब बलोचिस्तान में इंडिया की दरअंदाजी बताते हैं तो प्रूफ के साथ देते हैं। ये यही नहीं, ये यही कहते पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान तो आप कर्जों में जकड़ा हुआ, उनकी फाइनेंशियल मदद किस तरह कर सकता है? असला जो वो खुद ही अमेरिकन छोड़ के भागे बलग्राम में, कितना असला उन्होंने छोड़ के कुछ जाया करने की कोशिश की थी। अब उनके पास ये दो ही, एक वो बेस जो था अमेरिकन, वो काबल रह के, बाकी तो धड़ाधड़ कर रहे हैं। और बॉर्डरों पे सख्ती हुई भी पाकिस्तान ने भी की, अजरबैजान ने की और ईरान ने भी सख्ती की हुई है। तालिबान पाकिस्तान पे ये होना चाहिए कि क्यों करेंगे, कोई वजह तो, कोई एलिगेशन तो होगा ना कि वैसे ही मुंह ढा के जो पाकिस्तान को क्यों करें। हम तो आप खुद 70,000 जाने दे बैठे और पिछले 25-30 साल से हम डिस्टर्ब हैं। अभी भी जो अफगानी 3 मिलियन के करीब अफगानी इधर पाकिस्तान में ही हैं, तो पाकिस्तान पे ये क्यों हमला करेंगे? नहीं, वो तो पाकिस्तान को पसंद करते हैं कि इन्होंने हमारे भाई संभाले में, और वो ग्रेजुअली वापस जाएंगे। तालिबान ने ये भी कहा कि ये हम वापस लेंगे। और जो कतर में बैठे हुए हैं, वो तो आपको पता है किनकी शिया के ऊपर, अगर वो कोई बयान ऐसा देते हैं फिर देते रहे। कतर वाले ग्रुप और हैं, उनमें से भी आगे 2-3 ग्रुप बने हुए अफगानिस्तान में, जिसको ये मुहिबुल्लाह जो हमदुल्ला मुहिब है, ये सिक्योरिटी एडवाइजर है, उधर राह में जाके ट्रेनिंग लेता है, उधर से गाइडलाइन लेता है और अजीत दोवल को मिलता है, और वो इस तरह के शर्त पसंद, उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। और आज का जो सबसे मेरा ख्याल लेंथी टॉपिक होगा, वो जिस पे मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत है, वो है जी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात। उस हवाले से कुछ बताइएगा। ख़बरें मौसूला ये हैं कि असम्बली की 45 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है और मुख्तलिफ़ जगहों पर, कोटली में हल्का LA-12 में, और उसके बाद फिर हल्का LA-33 के पोलिंग स्टेशन नंबर 111 में, फिर बाग के हल्का LA-15 में, और उसके अलावा फिर हटियाँ बाला जसकोल पुलिस स्टेशन पर भी मुख्तलिफ़ इलाकों में आपस में झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, फायरिंग के वाक़यात हुए हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में पोलिंग दरमियान में रुकती रही है और फिर बाद में दोबारा जारी होती रही है। क्या थोड़ी सी तफसील आपके पास हो तो कुछ बताइएगा कि सिचुएशन क्या है वहाँ पर? इसमें तमाम पार्टियों को कसूरवार कहा जाएगा। इन्होंने ऐसी हाइप क्रिएट कर दी। कश्मीरी तो बड़े सुलझो बंदे हैं और बड़े पोलाइटली हैं, वहां पे जाके इन्होंने ऐसा क्रिएट किया, ऐसे ऐसे बंदे भेजे जिन्होंने जाके वहां पे जोश दिलवाया। और ये अभी तक तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है इसके पीछे मुस्लिम लीग का हाथ है। पीपल पार्टी को कम मुर्दे इल्जाम दे रहे हैं। पीपल पार्टी कह रही गवर्नमेंट आ गई, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर है, गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग बैठी हुई, पुलिस पटवारी सब मुस्लिम लीग के हैं, राजा फारूक के, और वो ब्लेम दिए जा रहे हैं। अभी तक तो पहले 4 कहते थे, अभी ARY पे आई थी खबर के 4 नहीं 3 हुए हैं, जिनमें से 2 PTI के, एक राग गजीर है। तो ये अगर इस तरह इन्होंने, अभी सियालकोट में भी होना है, वहां पे भी खतरा मंडला रहा है। इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये अना का मसला बना लेते हैं कि मैं, मुस्लिम लीग वाले या मरियम साहिबा कहती हैं कि जी ये मैं हार गई तो मेरी बेइज्जती होगी, या दूसरे इधर जो कहते हैं गड्ढापुर हो गया या मुराद सईद वगैरह, तो ये भी इन्होंने अना का मसला बनाया। इलेक्शन है भी उनका इंडिपेंडेंस है, वो जिधर चाहेंगे उधर। इमरान खान के बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा था जी, सूबा बना रहे वगैरह। इमरान खान ने ताज़ा सिचुएशन क्या है वहाँ पर इस वक्त? नताइज वहां पे PTI आगे है। अभी तक जो 10 मिनट पहले तक की पोजीशन थी, PTI ने 7 है, मुस्लिम लीग ने 3 और पीपल पार्टी ने भी 3 थी इलेक्शन। क्योंकि ये दूर जंगलात में भी तो पोलिंग स्टेशन है ना, वहां पे आएंगे बड़ा। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वहाँ इंडिया के सरदार साहब, वो बता रहे थे कि पूरा मन हो चुके हैं, पोलिंग बंद हो चुकी है, अब काउंटिंग जारी, कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन इधर अतात आरिफ का जी वो वाले आ गए, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में 2018 का खेल खेला था, सबूत कोई नहीं देते, नाम इल्जाम लगाए जाते हैं। भाई सबूत तो अगर वो उसमें से मिला था, ये इंक्वायरी शुरू कर दी इलेक्शन कमीशन ने कि PTI के झंडे वाली गाड़ी में वो इलेक्शन कमीशन का एहलकार क्यों गया था। वो उसने लिफ्ट ली थी,
وہ گاڑی ادھر کو جا رہی ہے ان کے چھوڑ دیں, لیکن اطاعت آ رہا ہے اس میں بیلٹ باکس ہے. حالانکہ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز کیا اس میں کوئی بیلٹ باکس نہیں تھے, بکس تھے خالی. بیلٹ باکس تو ایک اور گاڑی میں فوج کی نگرانی میں گئے ہیں. تو یہ بس لوگ غلط بیانی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں بغیر اس کے مصدقہ اطلاعات دینی شروع کر دیتے ہیں, بغیر اس کی تصدیق کے ایسی شروع کر دیتے ہیں جو اس میں بیلٹ باکس گئے, جعلی گئے. رانا ثناء اللہ نے بھی پریس کانفرنس کر دی. ایسے نہیں ہوتا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. جو گورنمنٹ میں ہوتی ہے, جو چلتی ہے گورنمنٹ, جس کی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی اسی میں ہوتا, کیونکہ فنڈ ان سے ہی لینے ہوتے ہیں نا. ساری ٹریڈنگ بھی ادھر گورنمنٹ آف پاکستان سے ہوتی, یہی پھر دیتی. عمران خان نے جا کے ترقیاتی دیے ہیں فنڈ, لیکن یہ پچھلا نہیں دیکھتے. جب نواز شریف بھی گیا تھا اور دوسرے بھی گئے جاتے رہے اس سے پہلے, وہاں جا کے ان سے زیادہ لٹایا انہوں نے. عمران خان نے بھی ایک دھیلا نہیں دیا, وعدے جات کیے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ تو پولیٹیکل ہوتا ہے, تو گورنمنٹ ہی جیتا کرتی کیونکہ ان کے ساتھ واسطہ رہے گا. اور راجہ فاروق کی ریپوٹیشن آپ نے دیکھی ہوگی کیسی ہے. اس کے اوپر مریم صاحبہ نے کبھی کوئی بات نہیں کی, تو اس کی کیا اس نے کارنامہ کیا. تو لوگ جو بھی وہ آگے گیلپ کا سروے بھی اس میں بھی انہوں نے پوچھا تھا, حالانکہ اس کا جھکاؤ وہ جماعت اسلامی والوں کا ہے اور جھکاؤ مسلم لیگ کی طرف تھا. اس نے بھی یہ پیپر اس کو نواز شریف کو مسلم لیگ نون کو کہا کہ نہیں آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں جو انہوں نے رپورٹ دی پی ٹی آئی جیتے گی. کوئی ان کے پاس تھا ہی نہیں, دکھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. کچھ بتاتا تو پھر تھا نا, راجہ فاروق کچھ بتاتا تو پھر تھا. کچھ نہیں, اس نے کیا ہی کچھ نہیں, جس کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکے. بس پرانے یہ اس کو لکیر کو پیٹتے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ منیر صاحب, بڑی مہربانی ہے آپ کی. ناظرین, آپ نے آج کا بلیٹن دیکھا. ہم نے آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھی اور کچھ خبروں کے تجزیے آپ کے سامنے رکھے. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہی ملتا جلتا رہے کہ آپ تک خبریں صرف خبریں ہی نہیں بلکہ ان کی تفاصیل بھی آپ کو حقیقت کے ساتھ پہنچائی جا سکا کریں, تاکہ آپ اپنی ذہن سازی خود کر سکیں. ناظرین, ہمیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. میں محترم سید منیر جاوید صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں. اور ناظرین, ہمیں آئندہ کے بلیٹن تک کے لیے اجازت دیجیے گا. شب بخیر.